हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे एसडीएम राहुल सिन्हा सर के प्रीलिम्स बूस्टर बुक में, जो कि संपूर्ण भूगोल की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संकलन एक साथ किया गया है। तो चलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है आपका, देखिए, भूगोल, जिसमें कह रहा है कि भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42% है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की 17.5% आबादी भारत में निवास करती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह भारत को लगभग उत्तर दक्षिण 2 बराबर भागों में बांटती है। आगे बढ़ते हैं। भारत का अक्षांशीय और दशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत अक्षांशीय दृष्टिकोण से उत्तरी गोलार्ध तथा देशांतरीय दृष्टिकोण से पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय से 5.5 घंटा आगे है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को ग्रीनविच मध्य समय माना गया है। यह उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए खींची गई है। भारत का मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा तथा भारतीय मानक रेखा बघेलखंड पठार पर एक दूसरे को काटती है। ये बघेलखंड कहाँ पर है? तो ये आपका छत्तीसगढ़ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह प्रायद्वीपीय भारत का पठार है, जो आग्नेय और केंद्रित चट्टानों से बना है। यह लाल और पीली मिट्टी यहाँ पाई जाती है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहा जाता है। इस सीमा रेखा का निर्धारण 1914 में हुआ था। ये सभी जो हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक साथ संकलन किया गया है। म्यांमार के साथ भारत के मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश राज्य का सीमा जुड़ता है। अरुणाचल प्रदेश का 520 किलोमीटर भूभाग म्यांमार के साथ जुड़ा हुआ है। भारत और म्यांमार के मध्य 1643 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ लगती है और इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। भौगोलिक क्षेत्रफल के अनुसार भारत की भौतिक इकाइयों का आरोही क्रम जो है वो है आपका तटीय मैदान, केंद्रीय उच्च भाग, महान मैदान और उत्तरी पर्वत है। 1970 के दशक में भारत में तटीय सीमा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर निर्धारित की गई थी, लेकिन बाद में जो है दिसंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्रालय, जो कि रिपोर्ट 2023-24 में आया था, ने भारत की आधिकारिक समुद्री तटरेखा की लंबाई में संशोधन की घोषणा की है और नवीनतम जियो स्पेशली मैपिंग, सैटेलाइट इमेजिंग और ड्रोन की सहायता से सर्वेक्षण के प्रयोग में यह निष्कर्ष निकाली है कि भारत की कुल समुद्र तटीय सीमा की लंबाई 11,098.81 किलोमीटर है। इस प्रकार समुद्री सीमा में 47.6% की वृद्धि दिखाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब गुजरात की सीमा रेखा 1214 किलोमीटर के स्थान पर 2340.62 किलोमीटर हो गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु की समुद्री सीमा रेखा की बात करें तो 1068.69 किलोमीटर तमिलनाडु सरकार के अनुसार 1076 किलोमीटर है, जो दूसरी सबसे बड़ी तटीय सीमा रेखा वाला राज्य हो गई है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश के तटीय सीमा की लंबाई 1053.07 किलोमीटर निर्धारित की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक तटीय सीमा की लंबाई में वृद्धि पश्चिम बंगाल में दर्शाया गया है, जहां 357% की वृद्धि दर्ज करते हुए 157 किलोमीटर से बढ़कर 721 किलोमीटर निर्धारित की गई है। सबसे छोटी तटीय रेखा राज्यों में गोवा का है, मतलब कि गोवा का जो है सबसे तटीय रेखा छोटा है। भारत का केंद्रीय उच्च भाग पठारी है। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा का सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। तो बांग्लादेश के साथ ये सभी भारतीय राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य जिनका सीमा लगता है, जिसमें आपका असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक घुसपैठ इसी सीमा से भारत में हो रहा है, मतलब त्रिपुरा के क्षेत्रों से ही, जो कि बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है और इसी सीमा से सबसे ज़्यादा भारत में बांग्लादेश की ओर से घुसपैठ किया जा रहा है। ग्रेटर हिमालय, जिसको महान हिमालय भी कहते हैं, पश्चिम से पूरब तक विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला का विस्तृत है। इसका निर्माण भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच टकराव से निर्मित हुआ था। शिवालिक और बाह्य हिमालय नवीनतम श्रेणी है, जिसका निर्माण मध्य अल्प नूतन से लेकर अत्यंत नूतन युग के बीच हुआ था। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। दक्कन पठार का निर्माण क्रेटिसियस काल में हुआ था।
मेघालय के पठार को शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। यह गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। यह एक प्रकार का वलन है। इसमें चट्टानें एक दूसरे के ऊपर उठ जाती हैं और एक समतल आकृति बनाते हैं। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। इससे हिमालय के उच्च वलनों के समक्ष एक अग्रगर्त बना। यह एक भूसन्नति है। इसमें नदियों के द्वारा लाए गए गाद से एक विशाल मैदान का निर्माण हुआ। रोहतास जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है। यह आर्कियन चट्टानों के केंद्रण से निर्मित हुआ है। भारतीय उपमहाद्वीप पूर्व में मूलतः गोंडवाना लैंड का एक भाग था। भारतीय उपमहाद्वीप जो है पूर्व में किसका भाग था? तो गोंडवाना लैंड का भाग था। क्रेटेशियस काल में के दौरान गोंडवाना लैंड में विभाजन हुआ, जो आपका भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका में विभाजित हो गया। उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों का क्रम की बात करें हम लोग, तो सबसे उत्तर में आपका काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ये उत्तर से दक्षिण की ओर पर्वतों की श्रेणी है। भारत की सर्वोच्च चोटी केटू है, जो कि 8,611 मीटर, जिसको काराकोरम भी कहते हैं। ये आपका पीओके में अवस्थित है। गॉडविन ऑस्टिन को केटू के नाम से जाना जाता है, अर्थात केटू का दूसरा नाम गॉडविन ऑस्टिन भी है। भारतीय सीमा के अंदर सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यह आपका एनसीईआरटी के अनुसार इसकी ऊंचाई 8,586 मीटर है, जो कि आपके सिक्किम में अवस्थित है। हमारी आकाशगंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को 250 मिलियन वर्ष अर्थात 25 करोड़ वर्ष लगता है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में 88 तारामंडल हैं। जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह लघु सप्तर्षि या उर्सा माइनर तारामंडल है। ब्रह्मांड में पल्सर तेजी से घूमने वाले न्यूट्रॉन तारे हैं, जो नियमित अंतराल पर विकिरण की स्पंदन उत्सर्जित करते हैं। सर्वप्रथम कॉपरनिकस 1543 ईस्वी में, जिन्होंने कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड सूर्य है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर सौर मंडलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाए, अर्थात सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाता है तो उस स्थिति को हम लोग सूर्य ग्रहण कहेंगे। सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो हमेशा अमावस्या के दिन होता है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। शुक्र को हम लोग और भी कई नाम से जानते हैं, जैसे शुक्र ग्रह को हम लोग इवनिंग स्टार कहते हैं। सबसे चमकदार ग्रह भी है ये। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। 8 मिनट 19 सेकंड का समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगभग 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर 1 मिनट में भूमध्य रेखा पर लगभग 27.8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की अधिकतम दूरी 152 मिलियन किलोमीटर, जिसको हम लोग अपसौर की स्थिति कहते हैं, उस समय होती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी जो होती है वो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो अपसौर कहते हैं। और ये स्थिति कब होती है? तो ये स्थिति 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी एवं सूर्य के बीच जो निकटतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होती है, जब सूर्य से 147.5 मिलियन दूरी पर होती है, जिसे हम उपसौर कहते हैं, है ना। मतलब कि देखिए, अपसौर और उपसौर। अपसौर वाली स्थिति कब होती है? जब पृथ्वी जो है सूर्य पृथ्वी से अधिक दूरी पर हो, जिसको हम लोग अपसौर कहते हैं। और ये 4 जुलाई को होता है। और उपसौर जो कि 3 जनवरी को होता है, पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की निकटतम दूरी होती है, इसको हम लोग उपसौर कहते हैं। आगे कहता है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं 179 है। यदि दोनों ध्रुवों को भी रेखा माना जाए तो यह संख्या 181 हो जाती है ना। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांश रेखाएं खींची गई है वो टोटल 179 है, क्योंकि बीच वाला हिस्सा जो है, बीच वाला अक्षांश जो है वो दोनों तरफ काउंट हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग एक ही काउंट करते हैं, बाद में उसको माइनस कर दिया जाता है। तो इस तरह से कुल 179 होंगे। और दोनों ध्रुवों को अगर देखा जाए तो कितना होगा? 181 हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर रेखा प्रधान या प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं जिसको, के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहद वृत्त का निर्माण करता है। पहली बार आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी के अपने दूरी पर घूमने के कारण
अपनी धुरी पर घूमने के कारण, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, पृथ्वी को अपने धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से लगभग 43 किलोमीटर अधिक है। विषुवतीय व्यास की बात करें और ध्रुवीय व्यास की बात करें तो दोनों में अंतर लगभग कितना है, 43 किलोमीटर का है। तो आपका पृथ्वी का भूमध्यरेखीय व्यास, जिसको विषुवतीय व्यास भी कहते हैं, लगभग कितना है, तो 12,756 किलोमीटर। वहीं ध्रुवीय व्यास की बात करें तो 12,713.6 किलोमीटर, या कहीं कहीं आपको 12,714 किलोमीटर भी देखने को मिलता है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लगता है। यूरेनस की बात करें हम लोग तो यूरेनस को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा करने में 84 वर्ष लगता है। मतलब यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 वर्ष में पूरा करता है। सभी देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त होती हैं, जबकि अक्षांश रेखाएं में सिर्फ विषुवत रेखा ही बृहद वृत्त होता है। बाकी अक्षांश रेखाएं, चाहे आप उत्तरी अक्षांश की तरफ जाएं या दक्षिणी अक्षांश की तरफ जाएं, तो उसमें कमी आती है, मतलब उनकी लंबाई में कमी आती है। मिस्र की राजधानी काहिरा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा से होकर खींची जाती है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन से होकर खींची जाती है। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार प्रधान मध्याह्न रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा, तो 22 दिसंबर को। और इसी दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन अगर 22 दिसंबर को होगा, तो इसी दिन आपका उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। गंगा के मैदान को जियोसिंक्लाइन के रूप में वर्णित किया गया है। भूआकृति एक रैखिक गर्त होता है, इसमें तलछट जमा होता है। भूगोल में कोबर का भू अभिनति, इसको भू सनत्ती भी कहते हैं, ये सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। कोबर का भू अभिनति सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। धारवाड़ चट्टान प्रणाली सबसे पुराने आर्कियन चट्टानों का हिस्सा है और सबसे अधिक खनिज संसाधन इसी चट्टान में पाया जाता है। विंध्यन चट्टान प्रणाली की बात करें तो आपका पश्चिम बिहार में, विशेषकर कैमूर और रोहतास जिलों में पाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सैल पाए जाते हैं। क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा लाई गई अवसाद से निर्मित है। ये सेनोजोइक युग का है। तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है और ये योसीन से प्लायोसीन युग के दौरान बनी है। हिमालय का पर्वत प्रदेश शिवालिक है। यहाँ बलुआ पत्थर पाए जाते हैं और यह हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणियाँ हैं। हिमालय की सबसे दक्षिणतम श्रेणियाँ हैं कौन, तो शिवालिक श्रेणी। आगे बात करते हैं हिमालय पर्वत की। धौलागिरी चोटी भारत में नहीं है, बल्कि यह पर्वत शिखर कहाँ स्थित है, नेपाल में है और इसकी कुल ऊंचाई 8,167 मीटर है। पतुरा हिमालय पर्वत के गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र के हुंजा जिले में 57 किलोमीटर लंबी हिमनद है। बतुरा क्या है, तो एक ये हिमनद है और ये कहाँ पर है, तो हिमालय पर्वत के गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र में हुंजा जिले में 57 किलोमीटर लंबा हिमनद है। सियाचिन हिमनद जो कि 76 किलोमीटर लंबा है, ध्रुवीय प्रदेश के बाद दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। अर्थात ध्रुवीय प्रदेश पर जो ग्लेशियर है उसके बाद दूसरा अगर लंबा ग्लेशियर की बात करें तो आपका सियाचिन हिमनद है। यह काराकोरम रेंज में अवस्थित है, केटू में। शिवालिका श्रेणी में शिमला, मंसूरी, कुल्लू, नैनीताल जैसे कई प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर नामचा बरवा पर्वत स्थित है। यह तिब्बत में स्थित है। सांगपो नदी जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का ही दूसरा नाम है, नमचा बरवा में यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जिसे यहाँ दिहांग नदी कहा जाता है। अटल टनल रोहतांग सुरंग पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी को पार करती है। यह टनल लद्दाख को स्पीति घाटी से जोड़ती है। यह लेह मनाली हाईवे पर हिमाचल प्रदेश में बनाई गई है। इस टनल की कुल लंबाई कितनी है, तो इस टनल की कुल लंबाई दोस्तों 9.02 किलोमीटर लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर है और यह सुरंग 2020 में बनकर तैयार हुआ। यह सुरंग 3048 मीटर की ऊंचाई पर बनाई गई है। यह टनल रोहतांग दर्रे में बनाई गई है। किस दर्रे में बनाई गई है, तो यह टनल आपका किस दर्रे में बनाई गई है, तो रोहतांग दर्रे में बनाई गई है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी गंगा के मैदान एवं दक्कन पठार को विभाजित करती है। इस पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 300 से 650 मीटर है। उच्चतम चोटी 752 मीटर ऊंची है, जिसे सद्भावना शिखर भी कहते हैं। इसे कालूमार चोटी या कालुम्बे चोटी के नाम से भी जाना जाता है। नदियों को जोड़ने में यह श्रृंखला बड़ा बाधक है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है। पूर्वी घाट पश्चिमी घाट दोनों जो है कहाँ पे मिलते हैं एक दूसरे से, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर मिलते हैं। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है, जो 2637 मीटर ऊंची है। यह पर्वत अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है।
पैकारा नदी नीलगिरी पहाड़ियों के ढलानों से होकर बहती है। पैकारा नदी कहाँ से होकर बहती है? तो नीलगिरी की पहाड़ियों की ढलानों से होकर बहती है। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने, जिसका नाम क्या है? तो उसका नाम रमन सागर पर्वत है। 1951 में इसकी खोज अमेरिकी तेलपोत द्वारा की गई थी। 1992 में इसका दूसरा नाम रमन रिज रखा गया। इसका नाम क्या बदल के रख दिया गया? तो रमन रिज रख दिया गया। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? तो सह्याद्री पर्वत कहा जाता है। इस पर्वत की ऊंचाई औसत ऊंचाई 1200 मीटर है। सह्याद्री पर्वत सक्रिय है। पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है और औसत चौड़ाई 50 से 80 किलोमीटर है। भारत के 4 हॉटस्पॉट की बात करें तो अक्सर ये सवाल पूछे जाते हैं। भारत के 4 हॉटस्पॉट, पहला हिमालय क्षेत्र है, दूसरा पश्चिमी घाट है, साथ में श्रीलंका को भी आप कह सकते हैं, तीसरा इंडो बर्मा, चौथा सुंडा लैंड जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप सहित आता है। अन्नामलाई पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडाई है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। कन्याकुमारी से सटी हुई पहाड़ियाँ कौन सी हैं? तो कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ के दक्षिण में कार्डेमम पहाड़ियाँ हैं। यह दक्षिण पश्चिम तमिलनाडु और केरल में स्थित है। यह पहाड़ियाँ छोटी इलायची उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसको इलायची की पहाड़ी भी कहते हैं। गिरनार पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। गिरनार की पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। और यह पर्वत कहाँ है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के जूनागढ़ में ना। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का मोक्ष स्थल गिरनार है। 22वें तीर्थंकर जैन तीर्थंकर जिनका नाम नेमिनाथ था, उनका मोक्ष स्थल गिरनार है। यहाँ गोरखनाथ मंदिर स्थित है। इसकी ऊंचाई 1031 मीटर है। गोरखनाथ मंदिर यहीं पर स्थित है। आगे हम लोग बात करेंगे सोमेश्वर श्रेणी। शिवालिक पर्वत श्रेणी का एक भाग है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में पश्चिम चंपारण जिले में स्थित है और यह बिहार के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर ऊंचाई है। यह बिहार नेपाल सीमा के समानांतर फैली है। बिहार नेपाल सीमा के समानांतर फैली है। यह त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाठोरी दर्रे तक विस्तृत है। त्रिवेणी नहर से लेकर भिखनाठोरी दर्रे तक विस्तृत है। दक्षिण प्रायद्वीपीय उच्च भूमि लैंड गोंडवाना लैंड का भाग है। यह प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। यह आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में विस्तृत है। आगे हम लोग बात करें अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी, ये सभी कहाँ मिलते हैं? अन्नामुडी में मिलते हैं। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी अन्नामुडी में मिलती है। यह अन्नामलाई की सबसे ऊंची 2695 सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। यह केरल के एर्नाकुलम जिला और इडुक्की जिला में स्थित है। अरावली, उराल, अपलेसियन युवा बलित पर्वत नहीं है ये, बल्कि किसके उदाहरण है? तो ये प्राचीन बलित पर्वत के उदाहरण है। नवीन अर्थात युवा बलित पर्वत की बात करें हम लोग तो हिमालय, आल्पस, एंडीज, रॉकी आदि है। युवा बलित पर्वत हिमालय आदि का निर्माण तृतीयक काल में हुआ, अर्थात आप कह सकते हैं क्रेटेशियस काल में हुआ। हिमालय में हिम रेखा का औसतन ऊंचाई 4300 मीटर से 6000 मीटर है। हिम रेखा पर्वतीय या ध्रुवीय क्षेत्रों में होती है। यह एक काल्पनिक रेखा है। इसके ऊपर हमेशा बर्फ जमी रहती है। विषुवतीय ध्रुवीय हिमालयी क्षेत्रों में हिम रेखा अलग अलग होती है। आल्पस क्षेत्र न्यून हिम रेखा के अंतर्गत आता है। हिमानी क्षेत्रों में वृक्ष नहीं होती है। आल्पस की ऊंचाई कितनी है? तो 4809 मीटर है। आल्पस की ऊंचाई 4809 मीटर है। पूर्वी घाट क्षेत्र भूस्खलन प्रवृत्त नहीं है। भूस्खलन मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्यतः वर्षा के मौसम में होती है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। यह एक प्राकृतिक आपदा है। पूर्वी घाट एक स्थिर क्षेत्र है। इसके ढलान कम खड़ी है। पूर्वी घाट एक स्थिर क्षेत्र है क्योंकि इसके ढलान जो है कम खड़ी है। भारत में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश राज्यों भूस्खलन से सर्वाधिक प्रभावित हैं। यह भूकंपीय रूप से सक्रिय क्षेत्र नहीं है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 600 मीटर है। लिखा पानी हिमनद भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह हिमनद म्यांमार सीमा पर अवस्थित है। मूला, मुरक्कत और बोलन पर्वतीय दर्रे हैं। मूला, मुरक्कत और बोलन पर्वतीय दर्रे हैं। इसे पास भी कहा जाता है। बोलन दर्रा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। बोलन दर्रा कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। आगे बात करें हम लोग तो मुल्ला दर्रा पाकिस्तान के काराकोरम पर्वत श्रृंखला में स्थित है। खुंजेराब दर्रा उत्तरी पाकिस्तान और चीन के बीच झिझियांग के बीच काराकोरम पर्वतमाला में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है।
दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रेटेशियस काल के दौरान बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोटों के परिणाम स्वरूप बना था। छोटा नागपुर के पठार की बात करें तो छोटा नागपुर पठार अग्रगंभीर है। झारखंड राज्य का अधिकांश भाग इस पठार के अंतर्गत आता है। इसके मध्य पश्चिम भाग को पाटलैंड या पाटभूमि भी कहा जाता है। अग्रगंभीर पठार वलित पर्वत श्रृंखला के सामने या किनारे स्थित होता है। छोटा नागपुर पठार खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें मुख्य रूप से आपका कोयला, लौह अयस्क, मैग्नीज, तांबा, अभ्रक आदि बड़े पैमाने पे मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार दामोदर नदी घाटी में अवस्थित है। दामोदर घाटी इसको खनिज का हृदय स्थल और औद्योगिक भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। तो छोटा नागपुर पठार दामोदर घाटी को खनिज का हृदय स्थल और औद्योगिक भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। दंडकारण्य अब क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में विस्तृत है। दंडकारण्य मुख्यतः कहाँ है? तो दंडकारण्य जो है मुख्यतः आपका छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश का बालाघाट जिले और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में दंडकारण्य पठार का विस्तार है। तो दंडकारण्य पठार की बात करें तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो आपका मध्य प्रदेश का बालाघाट जिला और महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिला में। दंडकारण्य क्षेत्र पश्चिम में अबू झमार हिल और पूर्वी घाट तक विकसित है। दंडकारण्य एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है। यहाँ आदिवासी और जनजातीय आबादी निवास करती है। भुवन पहाड़ मेघालय पठार का अंश नहीं है। भुवन की पहाड़ियाँ असम के बराक घाटी में कछार जिले में स्थित है, जो मणिपुर और मिजोरम की सीमा से लगी है। जोजिला सुरंग श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। जोजिला सुरंग जो है वो श्रीनगर को किससे जोड़ता है? तो लेह से जोड़ता है। जोजिला सुरंग लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? तो लद्दाख के कारगिल जिले में अवस्थित है। मलनाड को कर्नाटक का चेरापूंजी भी कहा जाता है। मलनाड को क्या कहा जाता है? तो कर्नाटक का चेरापूंजी भी कहा जाता है। भारत की सीमा प्रादेशिक जल तट से 12 समुद्री मील अर्थात 21.9 किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक होती है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र 200 समुद्री मील तक होती है। आगे हम लोग बात करें लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप टापू जो है दक्षिण पश्चिम सागर में अवस्थित एक प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है और यहाँ द्वीपों की संख्या कितनी है? तो द्वीपों की संख्या 36 है। इसका आकार घोड़ा के नाल जैसा है, जिसे एटॉल कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था? एटॉल कहा जाता था। उत्तराखंड का अल्मोड़ा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है। उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जिला है वो तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ है, बल्कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से लगा हुआ है? तो उत्तराखंड का आपका पिथौरागढ़। उत्तराखंड का जो जिला है पिथौरागढ़ नेपाल और तिब्बत दोनों के साथ सीमा साझा करता है। मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा उत्तर प्रदेश के साथ लगती है और उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक सीमा रेखा मध्य प्रदेश से लगती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान का सीमा मध्य प्रदेश से लगती है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है। भारत में यह महाराष्ट्र का अंग है। यह महाराष्ट्र राज्य का विदर्भ उत्तर पूर्वी प्रादेशिक क्षेत्र है। पाट अंचल झारखंड में अवस्थित है। पाट अंचल कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में अवस्थित है। अनवरत अपरदन के यह क्षेत्र पाटलैंड में तब्दील हो गया है। लगातार अपरदन के कारण ये क्षेत्र जो है पाटलैंड में तब्दील हो गया है। आपका झुमरी तिलैया झारखंड राज्य में स्थित है। कोडरमा जिला के अंतर्गत आता है। झुमरी तिलैया किस जिला में आता है? तो आपका कोडरमा जिला में आता है। क्षेत्रफल के अनुसार सही अवरोही क्रम की बात करें हम लोग, अर्थात बड़ा से छोटा की ओर, तो आपका मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, उत्तर प्रदेश 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, आंध्र प्रदेश 1,60,205 वर्ग किलोमीटर और बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य, जिसमें आपका पहला राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, दूसरा मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर, चौथा महाराष्ट्र 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां बड़ा राज्य बिहार है। जनसंख्या के अनुसार अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो पूरे भारत में बिहार तीसरे नंबर पे आता है और क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो पूरे भारत में बिहार जो है वो 12वें नंबर पे आता है। बिहार का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.86% है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या की बात करें हम लोग तो 10,40,99,452। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10,40,99,452 था।
असम कुल मिलाकर 7 राज्यों से घिरा हुआ है और ये 7 राज्य कौन कौन है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इन 7 राज्यों से असम जो है घिरा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला जिला कच्छ है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो कौन सा है? कच्छ। और ये किस राज्य में है? तो गुजरात में है। इस जिला कुल क्षेत्रफल कितनी है? तो 45,652 वर्ग किलोमीटर। भारत की 9 राज्यों की सीमा समुद्र तट से जुड़ा है। भारत के 9 राज्यों की सीमा जो है वो आपके समुद्र तट से जुड़ा हुआ है, जिसमें आपका केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। सबसे छोटा तटीय सीमा वाला राज्य गोवा है, मात्र 100 किलोमीटर, लगभग 100 किलोमीटर से अधिक है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। इसे पिंक सिटी कहा जाता है। जयपुर में हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी में प्रताप सिंह ने करवाया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो प्रताप सिंह ने करवाया था। यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में जयपुर को 2019 में शामिल किया गया। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड मेघालय को कहा जाता है। शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। शिलोंग शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है, पूर्व का स्कॉटलैंड। द्रविड़ियन प्रजाति भारत में मुख्य रूप से दक्षिण भारत में संकेंद्रित है। ये प्रजाति द्रविड़ भाषा परिवार तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी में जनजातीय समुदाय नहीं है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ये लोग पशुचारक हैं। गद्दी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। और इनका मुख्य पेशा क्या है? तो ये पशुचारक हैं। बोडो जनजाति असम राज्य में निवास करती है। यह एक निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है। बोडो निर्जातीय और बहुभाषी समुदाय है। गारो जनजाति मेघालय के अलावा असम, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में पाई जाती है। आगे भील जनजाति की बात करें तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जनजाति आपका महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसके अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान आदि राज्यों में भी भील जनजाति पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो भारत में सबसे बड़ा आबादी वाला जनजाति भील है। टोडा जनजाति तमिलनाडु और कर्नाटक में पाई जाती है। टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कर्नाटक और तमिलनाडु में। भरमौर जनजाति क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रित गैर अनुसूचित लोगों को मैतेई कहा जाता है और यह अनुसूचित जनजातियां की सूची में शामिल होने की मांग कर रही हैं। मैतेई जनजाति जिनका मुख्य मांग क्या है? तो इनको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होने की मांग ये कर रहे हैं। आगे हम लोग बात करते हैं गंगा नदी की। देखिए तो गंगा की जो जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि है सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है। गंगा की जलोढ़ मिट्टी की मृदा की जो गहराई है सतह के लगभग 6000 मीटर तक नीचे तक होती है। गंगा नदी में जलोढ़ मिट्टी का सामान्यतः गहराई 1000 से 2000 मीटर तक है, जो ऊपरी भाग में कम और निचली भाग में अधिक है। देवप्रयाग में अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। विष्णुप्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। विष्णुप्रयाग में किसका संगम होता है? तो धौली गंगा और अलकनंदा नदियों का। भारत की सबसे बड़ी अपवाह क्षेत्र नदी गंगा है, जिसकी कुल लंबाई भारत में कितनी है? तो 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का उत्तराखंड राज्य से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अपवाह क्षेत्र है। बराकर और उत्तरी कोयल गंगा नदी घाटी की उपनदियां हैं। बराकर और उत्तरी कोयल नदी जो है वो गंगा नदी घाटी की उपनदी है। बिहार राज्य में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो 445 किलोमीटर है। बिहार में गंगा नदी की लंबाई कुल कितनी है? 445 किलोमीटर। बिहार के पटना जिला में गंगा नदी जो है सबसे ज़्यादा प्रवाह क्षेत्र है, सबसे लंबा है। बिहार के पटना जिले में गंगा नदी 99 किलोमीटर बहती है। बिहार में गंगा नदी जो है वो 12 जिला से होकर प्रवाहित होती है और ये 12 जिले कौन कौन हैं? तो आपका बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया, कटिहार, भागलपुर और लखीसराय। ये 12 जिले हैं जो कि जिससे होकर के गंगा जो है प्रवाहित होती है बिहार में। पुनपुन नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है। पुनपुन नदी कहाँ से मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है गंगा में? तो पटना के समीप फतुहा के पास। गंडक नदी का दूसरा नाम नारायणी है। इसका अन्य नाम शालिग्रामी भी है। गंडक सारण जिले में सोनपुर के समीप
पहलेजा घाट के निकट गंगा से मिलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक सुबनसिरी, मानस, लोहित, धनासिरी, तिस्ता, कामेंग, बुरोई, बेकी आदि नदियाँ मिलती है। भारत में अगर हम लोग बात करें तो भारत में यारलुंग त्सांगपो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास हिम नदों से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र का स्रोत है। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो हिमनद है वहाँ से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदियाँ निकलती है। नर्मदा नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। यह नदी तीव्र घाटी से बहने के कारण अपने साथ गाद नहीं छोड़ती है और डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। सोन और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलते हैं? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। ये दोनों नदियाँ कहाँ जाकर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। कावेरी नदी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल राज्यों में और पुदुचेरी केंद्रशासित प्रदेश से होकर बहती है। और ये निकलती कहाँ से है? तो कावेरी नदी जो है आपका ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। तेल, शिवनाथ, जोंक, हंसदेव माड, हब, शंख आदि नदियाँ महानदी की प्रमुख सहायक नदी है और यह नदी उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है। महानदी जो है कहाँ की प्रमुख नदी है? तो उड़ीसा की प्रमुख नदी है। गंगावली और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। गंगावली और नर्मदा नदी पश्चिम की ओर प्रवाहित होकर अरब सागर में गिरती है। भीमा नदी कृष्णा नदी की उपनदी है। भीमा नदी कृष्णा नदी की उपनदी है। कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, तुंगभद्रा, मूसी आदि कृष्णा नदी की सहायक नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ को बरसाती नदी कहा जाता है और इन नदियों में छोटे बेसिन और कम जल ग्रहण क्षेत्र हैं। प्रायद्वीपीय नदी प्राचीन पठारों से होकर बहती है। दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी नदियाँ गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। दंडकारण्य में इंद्रावती और सबरी नदियाँ जो हैं किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी कहाँ से निकलती है? तो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियाँ नासिक से निकलती है। परवरा, मंजर, प्राणहिता और पूर्णा और पूर्णा ये गोदावरी की अन्य सहायक नदियाँ हैं। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक मैकाल श्रेणी में अवस्थित है। अधिकांश हिमालयी नदियाँ बारहमासी है, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो किस पर निर्भर हैं? तो वर्षा पर निर्भर हैं। हिमालय नदी की ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है। हिमालय क्षेत्रों में ऊंचाई पर बर्फ के जमे रहने से कारण और गर्मी में पिघलते रहते हैं, जिससे इन क्षेत्रों की नदियाँ बारहमासी नदी कहलाती है। इस क्षेत्र की नदियों में हमेशा जल बना रहता है। अटक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान से होकर प्रवाहित होने वाली काबुल नदी से जुड़ती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के बोखरचू ग्लेशियर। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो मानसरोवर झील के पास बोखरचू ग्लेशियर है, जिसको सिंगी खम्बन ग्लेशियर भी कहते हैं। तो यहाँ से उद्गम होता है और यह तिब्बत, चीन, भारत और पाकिस्तान में बहते हुए अरब सागर में गिरती है। तो आपको याद रखना है सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा ग्लेशियर से है? तो आपका बोखरचू ग्लेशियर से है। आगे हम लोग बात करते हैं भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ लाहौल घाटी जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, तो इस लाहौल घाटी से होकर बहती है। टंडी के निकट चंद्रा और भागा का संगम होता है और फिर यही आगे जो है चिनाब नदी कहलाती है। टंडी के निकट जगह है एक जहाँ पे दोनों का संगम होता है और ये वहीं से चिनाब नदी कहलाती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ छोटानागपुर पठार से निकलती है। ये सभी नदियाँ जो हैं दामोदर, कोयल और सुवर्णरेखा नदियाँ छोटानागपुर पठार से निकलती है। सुवर्णरेखा स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। सुवर्णरेखा नदी जो है वो आपका स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है? जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर घाटी है और यह कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। ये कच्छ के रण में क्या होती है? विलुप्त हो जाती है। लूनी को भूमि बंधित नदी भी कहते हैं। लूनी को भूमि बंधित नदी कहते हैं। जल के खारेपन के कारण इसका नाम लूनी पड़ा। लूनी नदी का नाम लूनी क्यों पड़ा? तो इसका जल काफ़ी खारा है, इसलिए इसका नाम लूनी पड़ा। कोसी मैदान के समुद्र तल से औसत ऊंचाई 30 मीटर है। इस मैदान की सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। ये जितने भी चर्चा कर रहे हैं सर के द्वारा, जो भी चर्चा किया गया इस बुक में, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बीपीएससी के किसी न किसी परीक्षा में ये पूछे गए हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। मार्ग परिवर्तन और बाढ़ की विभीषिका के कारण ही इसे बिहार का शोक कहा जाता है। मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कोसी नदी प्रसिद्ध है और बाढ़ की विभीषिका के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नदी कहाँ से निकलती है?
तो कोसी नदी नेपाल से बिहार में प्रवेश करती है और कोसी का उद्गम स्थल जो है वो गोसाईथान हिमालय पर्वत है। और हिमालय क्षेत्र में 7 धाराएँ बहती हैं। हिमालय क्षेत्र में कितनी धाराएँ बहती हैं? 7 धाराएँ, जिनको सप्तकोसी भी कहा जाता है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में गंगा से मिल जाती है। कटिहार में कुर्सेला से गंगा में, कुर्सेला नामक जगह पर यह गंगा में मिल जाती है। आगे देखिए हम लोग, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है और गंडक नदी वाल्मीकि नगर में इसके ऊपर बांध बनाया गया है। गंडक नदी पर वाल्मीकि नगर में इसके ऊपर बांध बनाया गया है। चौर का अर्थ डेल्टा है, जिसे जलोढ़ तलछट भी कहते हैं, जो नदी के मुहाने पर बनती है। कंकड़ बांगर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कयाल केरल में तटीय पशजल को कहा जाता है। कयाल केरल में तटीय पशजल को कहा जाता है। यह लैगून प्रकार का उथले समुद्र के जल निकायों को संदर्भित करता है। पंजाब में मैदान को मांड कहा जाता है। स्वर्ण रेखा नदी नगरी गांव के पास की पहाड़ी से निकलती है। इस नदी पर हुंडरू जलप्रपात है। इस नदी पर कौन सा जलप्रपात है? तो हुंडरू जलप्रपात है। काली नदी, महाकाली नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है और यह नदी तिब्बत सीमा के पास लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है। भारत में इसे शारदा नदी कहा जाता है। इस काली नदी को भारत में क्या कहा जाता है? तो शारदा नदी भी कहा जाता है। भवानी द्वीप कृष्णा की सरिताओं के मध्य स्थित है। तुंगभद्रा, पेनगंगा और महानदी पूर्व दिशा में प्रवाहित होता है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, जबकि नर्मदा अरब की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा नदी जो है वो अरब की खाड़ी में गिरती है पश्चिम की ओर बहकर। गंगा नदी किनारे तट पर अवस्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर है। गंगा नदी के किनारे तट पर अवस्थित सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर है और ये कानपुर शहर चमड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए उत्तर भारत में प्रसिद्ध है। किस किस के लिए? तो चमड़ा और वस्त्र उद्योग के लिए। उत्तरकाशी शहर भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। यह उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। उत्तरकाशी शहर जो है वो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है और यह उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। इसका प्राचीन नाम बाराहट है। इसका प्राचीन नाम क्या है? बाराहट है। कश्मीर में पहलगाम लिद्दर नदी के किनारे बसा है। पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? तो लिद्दर नदी के किनारे बसा है और यह झेलम की सहायक नदी है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर निर्मित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 98 मीटर है। हुंडरू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर है। इसकी ऊंचाई 98 मीटर है। वहीं हम लोग बात करें कावेरी नदी पर, तो कावेरी नदी पर शिव समुद्र जलप्रपात अवस्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 322 फीट है और इस पर 1902 में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था। बुल्लर जम्मू कश्मीर में तथा लोकटक मणिपुर में ये मीठे पानी के झील हैं। बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में और लोकटक मणिपुर में ये दोनों मीठे पानी के झील हैं, जबकि चिल्का झील उड़ीसा में तथा सांबर झील राजस्थान में ये लवणीय झील हैं अर्थात खारे पानी का झील है। बिहार के कैमूर जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। बिहार के कैमूर जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। एशिया की सबसे बड़ी गोखुर झील बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है, जिसको हम लोग कांवर झील के नाम से जानते हैं। कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित है। बिहार का प्रथम रामसर साइट है। कांवर झील बेगूसराय जिले में स्थित बिहार का प्रथम वेटलैंड भूमि रामसर आर्द्र भूमि है ना, वेटलैंड साइट रामसर आर्द्र भूमि स्थल है। बिहार का प्रथम रामसर आर्द्र भूमि स्थल कांवर झील जो कि बेगूसराय में है। बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर स्थल की जब हम लोग बात करें तो बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर साइट जमुई जिले के नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य है। जमुई जिले में नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य जो कि बिहार का दूसरा और तीसरा रामसर साइट है। थारू मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल हरिके बैराज है। थार मरुस्थल की जो सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो हरिके बैराज है। और ये हरिके बैराज किस नदी पर बना है? तो सतलज और ब्यास नदी के संगम पर हरिके बैराज का निर्माण किया गया है। और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है जो कि 649 किलोमीटर है। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर 649 किलोमीटर है। भारत का सबसे ठंडा शुष्क स्थान लेह है। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 15 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होती है। और चक्रवात के केंद्र को चक्षु कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र को क्या कहा जाता है? चक्षु कहा जाता है। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, लो प्रेशर बेल्ट होता है चक्रवात के केंद्र में। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार CWG ह्यूमिड सब ट्रॉपिक क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर, ह्यूमिड सब ट्रॉपिक क्लाइमेट विथ ड्राई विंटर और मानसून टाइप जलवायु प्रदेश में आते हैं। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण की योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु कैसी है? तो CWG।
आगे देखिए बात करते हैं हम लोग। तो कोपेन ने 1918 में और संशोधित रूप 1936 में अनुभवजन्य जलवायु पद्धति विकसित की थी। उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है। तिब्बती उच्च और ला नीना का संबंध भारतीय ग्रीष्म मानसून से है। भारत में सबसे सूखा स्थान कहाँ है? तो भारत में सबसे सूखा स्थान लेह है। लेह में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। लेह में 10 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन है। मानसूनी हवाओं की उत्पत्ति वायुदाब और हवाओं की पेटियों के बदलाव के कारण होती है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्यता तिथि 15 अक्टूबर है। हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्यता तिथि जो है वो क्या है? 15 अक्टूबर है। अमृतसर और शिमला एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता उनकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण है। अमृतसर और शिमला जो है वो एक ही अक्षांश पर स्थित है, लेकिन उनकी जलवायु में भिन्नता है। क्यों? क्योंकि उनकी ऊंचाई में भिन्नता है। अक्षांश से जलवायु निर्धारित होती है। जलवायु का निर्धारण कैसे होता है? तो अक्षांशीय विस्तार से होता है, अक्षांश रेखा से होता है। मानसून का निवर्तन साफ आकाश से इंगित होता है। नवंबर में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि पवनें किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती हैं। इसलिए राजस्थान में कम वर्षा होती है, जिसके कारण ठंडा होने के लिए आवश्यक ऊंचाई नहीं प्राप्त होती है। दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं अरब सागर शाखा के समानांतर अरावली श्रेणी है, जिससे अवरोध उत्पन्न नहीं होती है। आगे देखिए, आगे कहता है कि भारत का कोरोमंडल पूर्वी तट का दक्षिणी भाग कहलाता है। भारत का कोरोमंडल तट जो है वो पूर्वी भाग का दक्षिणी तट कहलाता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित है ये कोरोमंडल तट। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है, गहरे चैनल बनाता है, तो इसे अवनलिका अपर्दन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अवनलिका अपर्दन। भारत में अवनलिका अपर्दन सबसे अधिक चंबल और यमुना नदियों की उत्खात भूमि में होता है। इसको बैडलैंड्स कहते हैं। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। सर्वाधिक वर्षा 80% जो वर्षा होती है भारत की, वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कोरोमंडल तट पर अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है। आम्रवृष्टि आम की फसल से संबंधित है। मुख्यतः यह अप्रैल माह में होती है। आम्र वर्षा मुख्य रूप से कब होती है? तो अप्रैल माह में होती है। केरल और कर्नाटक में मानसून पूर्व आम्र वर्षा होती है, जो आम के फसल के लिए लाभदायक है। चेरापूंजी मेघालय राज्य में अवस्थित है। यह खासी पहाड़ियों पर स्थित है। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है, उनमें वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम होती है। तमिलनाडु में मुख्यतः जाड़े में वर्षा होती है। हिमालय के गिरिपथ क्षेत्रों में भूकंप आता है। मध्य पूर्वी भारत सूखाग्रस्त क्षेत्र है। मध्य पूर्वी भारत जो है वो कैसा क्षेत्र है? तो सूखाग्रस्त क्षेत्र है। चक्रवात से सर्वाधिक प्रभावित भारत का राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल है। इन राज्यों में सर्वाधिक चक्रवात आते हैं। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। इसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी में लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट पाई जाती है। काली मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। प्राचीन जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी बांगर कहलाती है। अर्थात नवीन को खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार मुख्यतः दक्षिण बिहार के गया, औरंगाबाद, नालंदा, भागलपुर, मुंगेर, पटना आदि जिलों में पाया जाता है। दोमट मिट्टी में मृतिका, बालू के कण और गाद के कण पाए जाते हैं। करेवा मिट्टी केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। करेवा मिट्टी कश्मीर घाटी में हिमनदी और झीलीय निक्षेपों के जमाव के फलस्वरूप निर्मित होती है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल श्रेणी में मिलने वाली झीलीय निक्षेपों को भी करेवा कहा जाता है। पौधों में सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलता है। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। वृक्ष की जड़ों को मृदा से पानी केसिका के रूप में मिलता है। मेघालय में सबसे अधिक लेटराइट मिट्टी पाई जाती है।
लेटराइट मिट्टी का उपयोग आमतौर पर ईंटों को बनाने में किया जाता है। लेटराइट मिट्टी का उपयोग आमतौर पर किस लिए किया जाता है? तो ईंटों के लिए किया जाता है। मृदा अपरदन वन रोपण द्वारा रोका जा सकता है। पहाड़ी क्षेत्रों में सुपानी अथवा समुच्चरेखीय कृषि द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मेड़बंदी द्वारा मृदा अपरदन रोका जा सकता है। अति चराई पर रोक लगाकर मृदा अपरदन रोका जा सकता है। तो ये सभी मृदा अपरदन रोकने के प्रमुख तरीके हैं। भारत में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। भारत में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है। सुंदरवन सघन मैंग्रोव वन है। इस सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? तो सुंदरवन का डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरवन में सुंदरी की वृक्ष पाई जाती है, इसलिए इसका नाम सुंदरवन पड़ा। आगे मिजोरम राज्य जो है सर्वाधिक प्रतिशत वनों के अंतर्गत पाया जाता है। सर्वाधिक वन प्रतिशत की बात करें तो लगभग भारत का 85.34% जो है ये वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार मिजोरम राज्य का 85.34% हिस्सा जो है वनों से आच्छादित है। हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंसे, रेगिस्तानी लोमड़ी दुर्लभ प्रजाति के उदाहरण हैं। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना 1948 में हुआ था। इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्रों में एक है। मन्नार की खाड़ी ज्वार, समुद्र तट, निकट तटीय नदमुख, पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, भूमि दलदल और मैंग्रोव के साथ विविध जीव प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। आगे हम लोग बात करें बिहार के वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान, पश्चिम चंपारण और भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य मुंगेर बिहार में स्थित है। गैंगेटिक डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्त प्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? तो 5 अक्टूबर 2009 को। डॉल्फिन इकोलोकेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। गैंगेटिक डॉल्फिन को क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है। गैंगेटिक डॉल्फिन को क्रिस्टलीय नेत्र लेंस नहीं है जो इसे प्रभावी रूप से अंधा बना देती है। कांटेदार जंगल शुष्क क्षेत्र अर्थात राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। कांटेदार जंगल कहाँ पाए जाते हैं? तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के पूर्वी ढलानों पर पाए जाते हैं। बिहार में पश्चिम चंपारण सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रफल से घिरा है। बिहार में पश्चिम चंपारण जो है सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्रफल से घिरा है। भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की क्रमशः 47,000 और 81,000 प्रजाति पाई जाती है। वनस्पति और जीवों की जो प्रजाति पाई जाती है क्रमशः 47,000 और 81,000। चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र चंडीगढ़ है। चंडीगढ़, पुदुचेरी, दादरा एवं नगर हवेली और दमन द्वीप तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्रों में सबसे कम वन आच्छादित क्षेत्र चंडीगढ़ है। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। पूर्वी घाट में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं। केरल की शांत घाटी संरक्षित क्षेत्र है क्योंकि इसमें पौधों और जानवरों की बहुत ही दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। पश्चिमी घाट उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। पट्टी सीमा परियोजना कृष्णा और गोदावरी नदियों के एकीकरण से जुड़ी है। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस परियोजना को क्रियान्वित किया जाता है। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग लघु एवं बृहद परियोजना से पूरा होता है। लघु सिंचाई योजना में 2000 हेक्टेयर तक के कृषि योग्य कमांड क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। त्रिवेणी सिंचाई नहर बिहार के उत्तर पश्चिम में गंडक नदी से निकाली गई है और पश्चिम चंपारण में इसे सिंचाई की जाती है। भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग सिंचाई प्रयोजन के लिए किया जाता है। भाखड़ा नंगल बांध सतलज नदी पर बनाया गया है। शिव समुद्रम कावेरी नदी पर भारत का सबसे पुराना दूसरा जल शक्ति हाइड्रो पावर 1902 में उत्पादन केंद्र है। आगे देखिए, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में के सिंद्रापोंग में 1897 में जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था 130 किलोवाट का। यह एशिया का प्रथम जल विद्युत केंद्र था। हीराकुंड बांध महानदी पर बनाई गई है। हीराकुंड बांध कितना ऊंचा है? तो 60.96 मीटर ऊंचा और 4.8 किलोमीटर लंबा है। यह विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। विश्व का सबसे लंबा नदी बांध है। मैथान, बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध ब्राकर नदी पर बनाए गए हैं। मैथन, बेल पहाड़ी और तिलैया ये किस नदी बनाए गए हैं? तो ब्राकर नदी पर बनाए गए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल बांध परियोजना की नींव उत्तरी कोयल नदी पर बनाने के लिए रखी थी। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में अवस्थित है। कृषि में युग्म पैदावार का आशय विभिन्न मौसमों में 2 फसलों को उगाने से है। गुणवत्ता युक्त बीज उर्वरक का प्रयोग, कुशल सिंचाई तथा कीटनाशकों का सही उपयोग कर कृषि उपज बढ़ाया जा सकता है। भारत में चावल फसल का रकबा सर्वाधिक था। भारत में चावल फसल का रकबा सर्वाधिक था। उच्च उपज किस्म कार्यक्रम 20वीं शताब्दी के 60वें दशक में 1966-67 के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत ने सर्वाधिक प्रगति गेहूं के उत्पादन में प्रगति की है। स्वतंत्रता के बाद भारत में सर्वाधिक जो प्रगति हुई है तो वो गेहूं के उत्पादन में हुई है। द्वितीय हरित क्रांति का लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना है। द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन के साथ शस्योत्पादन का समायोजन करना है। इंद्रधनुष क्रांति की बात करें हम लोग तो इंद्रधनुष क्रांति का संबंध हरित क्रांति, श्वेत क्रांति तथा नीलित क्रांति से है। इस क्रांति का उद्देश्य भारत में कृषि उत्पादन में विविधता लाने, किसानों की आय में सुधार करने, पशुधन और मत्स्य पालन में टिकाऊ सुनिश्चित करना था। काली क्रांति का संबंध कच्चा तेल के उत्पादन से है। गन्ना, कपास, जूट और गेहूं नकदी फसल नहीं है, यह खाद्य फसल है। बाकी गन्ना, कपास और जूट जो है आपका वो नकदी फसल है। दलहन एक फलीदार फसल है। दलहन क्या है तो एक फलीदार फसल है। भारत में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, जबकि प्रति हेक्टेयर की बात करें तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब में सबसे ज़्यादा होता है। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र और छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। बिहार में रोहतास जिले को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में चावल उत्पादक राज्य आरोही क्रम में अगर हम लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश और फिर पंजाब। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य गुजरात है। भारत में प्रथम कपास मिल, सूती वस्त्र उद्योग मिल 1818 में कलकत्ता में, वर्तमान कोलकाता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। भारत में सबसे अधिक सूती मिलें 122 मिलें जो कि कहाँ है, महाराष्ट्र में है। 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड कंपनी की स्थापना हुई और आधुनिक कपास उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग की शुरुआत हुई। इस कंपनी की स्थापना किसके द्वारा हुई तो कवासजी नाना भाई डावर द्वारा किया गया था। भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। इसे चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। मूंगफली की कृषि शुष्क कृषि के अंतर्गत आता है। भारत में सर्वप्रथम कॉफ़ी का बागान बाबा बुदन की पहाड़ी से प्रारंभ किया गया। सर्वप्रथम कॉफ़ी का बागान का बाबा बुदन की पहाड़ी में प्रारंभ किया गया। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन केरल में होता है। भारत में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन कहाँ होता है तो केरल में होता है। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली आदि कपास खरीफ की फसलें हैं। मूंगफली, कपास आदि खरीफ की फसलें हैं, जबकि गेहूं, सरसों, जौ, मटर, चना आदि रबी फसल हैं। भारत में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। सबसे ज़्यादा पटसन का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। भारत में मोटे अनाज का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, राजस्थान में। और ये मोटे अनाज में कौन कौन अनाज आते हैं तो आपका रागी, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो है ना, कुटकी, सांबा, कंगनी आदि को मोटे अनाज के श्रेणी में रखा गया है। इसे मिलेट भी कहा जाता है। यूएन ने 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। यूएन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया। 21वीं सदी का सुपर फूड मिलेट कहा गया। 21वीं सदी का सुपर फूड क्या कहा गया, मिलेट कहा गया। थारपारकर, राठी एवं मेवाती राजस्थान की दुधारू गाय की नस्लें हैं। राजस्थान की दुधारू गाय की नस्लें थारपारकर, राठी एवं मेवाती। बैलाडीला में हेमेटाइट लोएस का खनन होता है। यह उच्च गुणवत्ता लगभग 70% आयरन वाला अयस्क है हेमेटाइट, जिसमें मैक्सिमम लोहे का अंश पाया जाता है। भारत में सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। सबसे अधिक कॉपर का उत्पादन मध्य प्रदेश में होता है। मध्य प्रदेश का मलाज खंड कॉपर बेल्ट है। राजस्थान देश का दूसरा तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। राजस्थान जो है देश का दूसरा तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है। राजस्थान का खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। झारखंड के घाटशिला तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है।
अबरक का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश है। भारत में सबसे ज़्यादा अबरक का उत्पादन कहाँ होता है? तो आंध्र प्रदेश में। भारत में पहली बार कोयला का खनन कहाँ शुरू हुआ था? तो भारत में पहली बार कोयला का खनन 1774 ईस्वी में रानीगंज में प्रारंभ हुआ। कोयला उत्पादन में राज्यों का अवरोही क्रम सबसे ज़्यादा झारखंड, फिर उसके बाद उड़ीसा और फिर छत्तीसगढ़। ये भारत में कोयला उत्पादन का जो राज्यों के अवरोही क्रम है, घटते क्रम है, उनमें सबसे नंबर 1 पे आपका झारखंड आता है, दूसरे नंबर पे उड़ीसा आता है और तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ आता है। कोरबा कोयला खदान छत्तीसगढ़ में अवस्थित है। झारखंड के धनबाद जिले के झरिया में कोकिंग कोयला का बड़ा भंडार है। भारत में अधिक मात्रा में निम्न कोटि का कोयला पाया जाता है। कोकिंग कोयला के मुख्यतः आयात पर निर्भरता अधिक है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य झरिया में हो रहा है। भूमिगत कोयले का दहन झारखंड राज्य झरिया में हो रहा है। भारत में दामोदर महानदी, गोदावरी और सोन घाटी नदी घाटी क्षेत्र कोयला के विशाल भंडार हैं। भारत में गोंडवाना लैंड में कोयला का बड़ा भंडार है, लगभग 98%। यह कार्बोनिफेरस युग में निर्मित हुआ था। भारत में सबसे पुराना तेल रिफाइनरी असम में डिगबोई है। डिगबोई की स्थापना कब हुई थी रिफाइनरी की? तो डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना जो है वो आपका 1901 में किया गया था। यह एशिया का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970 के दशक में आया था। 1973 ईस्वी में तेल निर्यातक देश ओपेक ने कीमतों में अकस्मात 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी थी। भारत में खाड़ी युद्ध के कारण 1990 के दशक में प्रारंभ में तेल संकट आया। अबरक कोडरमा में पाया जाता है। भारत में पेट्रोलियम का भंडार मुंबई, अपतटीय क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी, पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र और गुजरात में पाए जाते हैं। भारत में थोरियम का उत्पादन केरल राज्य में होता है। मोनोजाइट थोरियम का मुख्य स्रोत है। कैमूर का पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बंजारी में सीमेंट उद्योग स्थापित है। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन बिहार राज्य में स्थित है। स्थापित क्षमता 1320 मेगावाट है। चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर जल विद्युत परियोजना राजस्थान में स्थित है। भारत सरकार के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान लगभग 12.5% है। 2022-23 के अनुसार का यह आंकड़ा है, जो कुल विद्युत का उत्पादन होता है उसमें जल विद्युत का योगदान 5%, 12.5% है। अक्टूबर 2024 के अनुसार भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा नवीकरणीय स्रोतों का योगदान 203.18 गीगावाट है। इसे 2030 तक बढ़ाकर 500 गीगावाट करने का भारत सरकार का लक्ष्य है। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1395 किलोवाट आवर तक होती है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 2023-24 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 363 किलोवाट प्रति घंटा गया है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत कितना हो गया है बिहार में? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में 2023-24 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 363 किलोवाट प्रति घंटा हो गया है। भारत में राजस्थान में सबसे अधिक सौर ऊर्जा 30 गीगावाट लक्ष्य 2025 के अंत तक राजस्थान में रखा गया है। तो सबसे अधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन भारत में कहाँ होता है? तो राजस्थान में होता है। मंगलौर के निकट कैगा एक न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। स्टेनलेस स्टील लोहे और क्रोमियम का मिश्र धातु है, जिसको टाटा आयरन एंड स्टील स्टील कॉरपोरेशन लिमिटेड संयंत्र टाटा नगर जमशेदपुर में अवस्थित है। इसकी स्थापना 1907 में हुआ था। खेतड़ी में तांबा उद्योग स्थापित है। यह राजस्थान के झुंझुनू जिला में स्थित है। दक्षिण भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कोयम्बटूर में स्थित है। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। 1939 में यहाँ सीमेंट उद्योग स्थापित किया गया था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया। स्वतंत्र भारत में पब्लिक सेक्टर का प्रथम उर्वरक संयंत्र 1951 ईस्वी में सिंदरी झारखंड में लगाया गया था। अखबारी कागज उद्योग नेपा नगर में स्थापित है। बेंगलुरु जो है वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना बेंगलोर में 1940 में किया गया था। हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की एरोस्पेस रक्षा कंपनी है। कोरबा छत्तीसगढ़ में एल्युमिनियम उद्योग स्थापित है। मलाजखंड मध्य प्रदेश तांबा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में वर्तमान में 2023-24 के अनुसार 599 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, जिसकी कुल लंबाई 1,46,000 किलोमीटर है। 599 राष्ट्रीय राजमार्ग जिसकी कुल लंबाई 1,46,000 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज जो है
राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई को 4 लेन वाली सड़कों से जोड़ा गया, जिसकी लंबाई 5,846 किलोमीटर है। 5,846 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 4,000 किलोमीटर है। इसकी लंबाई लगभग कितना है? तो 4,000 किलोमीटर है। पूरब पश्चिम गलियारा की बात करें तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है और यह लगभग 3,300 किलोमीटर लंबा है। उत्तर दक्षिण गलियारा की बात करें तो कन्याकुमारी से लेकर के श्रीनगर से लेकर के कन्याकुमारी तक, जिसकी कुल लंबाई 4,000 किलोमीटर। और पूरब पश्चिम गलियारा की बात करें तो सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है और यह लगभग 3,300 किलोमीटर लंबा है। NH देश के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 2% है, जो देश का 40% यातायात राष्ट्रीय राजमार्गों द्वारा ही होता है। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग 1853 में बनकर तैयार हुआ। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच प्रथम ट्रेन चलाई गई। 1853 में भारत का गवर्नर लॉर्ड डलहौजी था। इन्हें भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। कार्ल मार्क्स ने रेलवे की शुरुआत को भारत में आधुनिकता का प्रथम चिन्ह कहा। बड़ी लाइन की 2 पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट अर्थात 1.676 मीटर होती है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिहार के हाजीपुर में स्थित है। भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन है, जो डिब्रूगढ़ कन्याकुमारी के बीच 4,189 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है और यह प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। पारादीप प्राकृतिक गहरे पानी का बंदरगाह है। मार्मुगुआ पतन गोवा में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह प्रमुख लौह अयस्क निर्यात केंद्र है, अर्थात यहाँ से लौह अयस्क का निर्यात होता है। महाराष्ट्र के बधावन में नए बंदरगाह स्थापित किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र के बधावन में नए बंदरगाह स्थापित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग एक प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है और यह 1620 किलोमीटर लंबा है। 1986 में से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अंतर्गत 111 राष्ट्रीय मार्ग घोषित किए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है, जो कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर वाला बंदरगाह है। भारत का सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई है। भारत का सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित दर्रा उमलिंगला दर्रा है, जिसकी ऊंचाई 5,799 मीटर है। भारत में घड़ियाल प्रदेश प्रजनन केंद्र मुरैना मध्य प्रदेश में स्थापित है। भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र जो है वो आपका मुरैना मध्य प्रदेश में स्थित है। गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को सुंदरबन कहा जाता है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। 62.2% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है और यहाँ मिश्रित आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 1954 में भारत और नेपाल के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना के समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। भारत और नेपाल के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना के समझौता पर हस्ताक्षरित हुआ था। कब? 1954 में। आगे बात करें हम लोग गंडक परियोजना की, तो 1959 में हस्ताक्षर हुआ था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव 1851 में कलकत्ता और डायमंड हार्बर के बीच प्रारंभ की गई। भारत में सबसे पहला टेलीफोन एक्सचेंज 1881 में कलकत्ता में स्थापित किया गया और किसके अनुसार? तो ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड के अनुसार। 28 जनवरी 1882 को कुल 93 ग्राहकों के साथ औपचारिक टेलीफोन सेवा शुरू की गई। 28 जनवरी 1882 को भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राम सेवा की शुरुआत लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में 1865 में प्रारंभ हुआ। RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार जो है आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में आता है। भारत में अल नीनो के प्रभाव के कारण कम वर्षा और सूखे पड़ते हैं। भारत में अल नीनो के प्रभाव के कारण कम वर्षा और सूखा पड़ता है। अल या अल उत्तरी प्रशांत महासागर का एक गर्म जलधारा है। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार मध्य गंगा मैदानों में सम्मिलित है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा 1 अगस्त 1986 को प्रारंभ किया। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा 1912 में दिया गया था। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत अल्फ्रेड वैगनर के द्वारा 1912 में दिया गया था। 200 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया में विभाजन हुआ और 2 भाग लॉरेंसिया तथा उत्तरी भाग लॉरेंसिया और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड में बट गया। महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया के द्वारा अलग हुए। महाद्वीप जो है किस क्रिया के द्वारा अलग हुए? तो विवर्तित प्लेट टेक्टोनिक क्रिया के द्वारा। प्लेट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1955 में टूजो विल्सन ने किया। अल्फ्रेड वैगनर ने महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत ने टेक्टोनिक सिद्धांत का विकास में योगदान दिया। अल्फ्रेड वैगनर के महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत ने
प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का विकास में योगदान दिया। 1960 के दशक में हैरी हेस, मैकेंजी, मॉर्गन का पार्कर आदि का महत्वपूर्ण योगदान प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के प्रतिपादन और व्याख्या में योगदान है। पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे में निकल और फेरस तत्वों की प्रचुरता है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। जियोडेसी वह सिद्धांत है, वह विज्ञान है जो पृथ्वी के आयाम की माप से संबंधित है। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना W.M. डेविस ने प्रस्तुत की है। कोकोस प्लेट मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के मध्य पाई जाती है। यह छोटा प्लेट है। कोकोस प्लेट जो है मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है। बलन क्रिया पर्वत निर्माणकारी बल के फलस्वरूप होता है। संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं। ऊपर उठे भाग को अपनति और नीचे धंसे भाग को अभिनति कहते हैं। रस्ट बाउल या रस्ट बेल्ट एक ऐसा क्षेत्र है जहां पहले औद्योगिक हब था, वर्तमान में गिरावट के चरण में है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल जो है ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग है। संयुक्त राज्य अमेरिका का रस्ट बाउल ग्रेट लेक्स और पिट्सबर्ग है। औषधि सेल स्तरों में निक्षेपित होती है। इनमें जीवों के अवशेष एवं वनस्पतियों के अंश पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान या मूल चट्टान और पेरेंटल चट्टान भी कहा जाता है। इसमें रंध्र नहीं होता है। आग्नेय चट्टान क्रिस्टलीय एवं अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। आग्नेय चट्टान जो है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं। खनिज औषधि चट्टान के तलछट स्तर में जमा होती है। खनिज औषधि चट्टान के तलछट स्तर में जमा होती है। माउंट एटना ये इटली में है। सिसिली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एटना जो है इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोवा हवाई आइलैंड पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। मौना लोवा जो कि अमेरिका में है, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। यह विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। मौना लोवा विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। लावा के ठंडा होने और ठोस होने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। किलिमंजारो एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है। भूकंप की गहनता मार्केली पैमाना के द्वारा मापी जाती है। भूकंप की गहनता जो है वो मार्केली पैमाने के द्वारा मापी जाती है। सिस्मोग्राफ भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है। रिक्टर स्केल से भूकंप की परिमाण मापा जाता है। अफ्रीका महादेश में सबसे अधिक देश हैं। अफ्रीका महादेश में सबसे ज़्यादा देश किस महादेश में है? तो अफ्रीका महादेश में कितने हैं? 54 है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। लगभग 44,56,85,000 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्षेत्रफल है। लगातार नई परत जोड़ने वाली प्रक्रिया समुद्र तल का फैलाव है। समुद्र तल का फैलाव का सिद्धांत 1960 में हैरी हेस के द्वारा दिया गया था। विश्व की सबसे ऊंची चोटी मुर्दार पर्वतों में पाई जाती है। नवीन जो है माउंट एवरेस्ट 8,848.86 मीटर। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वतमाला है, लगभग 7,000 मीटर है। यह दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट के सहारे विस्तृत है। दक्षिण अमेरिका में पश्चिमी तट के सहारे विस्तृत है। आल्प्स मुर्दार पर्वत यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। आल्प्स मुर्दार पर्वत जो है वो यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। पेलाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं के उदाहरण है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। यूरोप में पिरेनीज पर्वत श्रृंखला स्पेन और फ्रांस को अलग करती है। पामीर पठार को संसार का छत कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर है और अधिकतम ऊंचाई 7,649 मीटर है। पिरेनीज पर्वत का पिस्के की खाड़ी से भूमध्य सागर तक है। पिरेनीज खाड़ी का विस्तार, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये कुछ क्लियर नहीं चल रहा है। पृथ्वी पर महाद्वीप के पश्चिम भाग में 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य मरुस्थल मुख्य रूप से पाया जाता है। 20 से 30 डिग्री अक्षांशों के निकट ऊपर से वायु नीचे उतरती है। यह शुष्क वायु होती है और उच्च वायु दाब का निर्माण होता है यहाँ पर। गोबी मरुस्थल उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित एक विशाल मरुस्थल है। और ये कैसा मरुस्थल है? तो ठंडा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल दक्षिणी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया प्रांत में है। तकला मकान मरुस्थल उत्तर पश्चिमी चीन के झिंजियांग क्षेत्र में है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण अपरदन के द्वारा होता है, अपघर्षण के द्वारा। विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल अटाकामा दक्षिण अमेरिका में है। अटाकामा मरुस्थल में तांबा, चांदी, लिथियम, सल्फर आदि का विशाल भंडार है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत एंडीज पर्वत है। इसका निर्माण ट्रियासिक से क्रेटेशियन
काल में के बीच हुआ है। माउंट एकांकागुआ एंडीज पर्वत का सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण अमेरिका के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान को पंपास के नाम से जाना जाता है। यह शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अफ्रीका में जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है उसको सवाना कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को डाउन्स कहा जाता है। प्रेरीज घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। वेल्ड्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कंपोस्ट ब्राज़ील के पठारी क्षेत्र में अवस्थित है। सभी घास के मैदान क्षेत्र में पशुपालन बड़े पैमाने पर किया जाता है। इजराइल की सीमा लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र से साथ संलग्न है। इजराइल की सीमा से जुड़ा गाजा पट्टी एवं वेस्ट बैंक एक विवादित क्षेत्र है। मृत सागर का विस्तार जॉर्डन, इजराइल और वेस्ट बैंक क्षेत्र तक है। जापान का सीमा किसी भी देश की स्थलीय सीमा से संलग्न नहीं है। जापान का सीमा किसी भी देश की स्थलीय सीमा से संलग्न नहीं है। आबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमान, उस्म, अल क्वैन, फुजैरा, रास अल खैमा, यूनाइटेड अरब अमीरात के ये 7 राज्य हैं। विश्व का सबसे बड़ा ऊन उत्पादक और निर्यातक देश ऑस्ट्रेलिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में मक्के का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक होता है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा कनाडा तथा अलास्का को अलग करती है। हंगरी एक स्थलरुद्ध देश है, लैंडलॉक देश है। विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल स्थलरुद्ध देश कजाकिस्तान है। जिस देश में समुद्री सीमा नहीं होती है उसे स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर को उत्तर का वेनिस कहा जाता है। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है। पृथ्वी की सतह को 2/3 पानी से ढका है। नामीबिया तट के साथ बहने वाली ठंडी जलधारा का नाम बेंगुएला धारा है। मध्य महासागरीय कटक आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। 90 ईस्ट रिज हिंद महासागर में स्थित है। सुंडा ट्रेंच पूर्वोत्तर हिंद महासागर में अवस्थित है। मिसिसिपी डेल्टा वर्डफुट डेल्टा का उदाहरण है। इसे पंजाकर डेल्टा भी कहा जाता है। सारगैसो सागर सारगैसम नाम की तैरते वनस्पति के नाम पर रखा गया। सारगैसो सागर का नाम सारगैसम नाम की तैरते वनस्पति पर रखा गया है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर का एक गर्म जलधारा है। बेंगुएला जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। अल नीनो और दक्षिण दोलन भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून वर्षा से संबंध है। हम्बोल्ट ठंडी जलधारा है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे बहती है। जलधारा की दिशा उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होता है। जलधारा की दिशा उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होता है। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन 35 ग्राम प्रति 1000 पीपीटी है ना। अरब सागर के पानी का औसतन खारापन 35 ग्राम प्रति 1000 है। महासागर की औसत लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 होती है। तुर्की की वान झील में लवणता 330 ग्राम प्रति 1000 है जो विश्व में सबसे अधिक है। इसके बाद मृत सागर का लवणता 238 ग्राम प्रति 1000 है। चंद्रमा की ज्वारोत्पादक शक्ति सूर्य की तुलना में लगभग 2.17 गुना अधिक होती है। महासागर में ऊंची जलतरंगें इसी के कारण होती हैं। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन है। अमेजन जो कि लगभग 6400 किलोमीटर है। मर्रे और डार्लिंग नदी यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे प्रमुख नदियां हैं। एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा के लाती है जिसे जल ग्रहण क्षेत्र कहा जाता है। सीन नदी के किनारे पेरिस स्थित है। टेम्स नदी तट पर लंदन स्थित है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। ग्रैंड कैनियन 5280 फीट एक गहरा है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट भूमिगत जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। इसे कार्स्ट टोपोग्राफी कहते हैं। टाउपो झील एक क्रैटर झील है जो न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी झील है। न्यूजीलैंड में स्थित है। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी द्वीप न्यू गिनी इंडोनेशिया तथा पापुआ न्यू गिनी का क्रमशः पश्चिम और पूर्वी भाग है। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन है। यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। फिजी द्वीप प्रशांत महासागर में अवस्थित है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु है। सबसे अधिक द्वीपों की संख्या विश्व में इंडोनेशिया में है।
नियाग्रा जलप्रपात उत्तरी अमेरिका, ओंटारियो झील तथा ईरी झील के बीच स्थित है। इंद्रावती नदी पर चित्रकोटा जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है, जो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है। हिंद महासागर और लाल सागर को बाब और मंदेव जल संधि जोड़ती है। स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। मलक्का जल संधि में हिंद महासागर अंडमान सागर से जोड़ती है। विक्टोरिया झील मीठे पानी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ये विश्व की तीसरी बड़ी झील है, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील की सीमा तंजानिया, युगांडा, रवांडा और केन्या से लगती है। कनाडा अमेरिका की सीमा पर सुपीरियर झील विश्व का सबसे बड़ा मीठा पानी का झील है। क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का सबसे बड़ा झील कैस्पियन झील है, जो नमकीन खारे पानी का झील है। टिटिकाका झील विश्व का सबसे बड़ा पेरू और बोलिविया सीमा पर ऊंचा स्थान पर स्थित झील है। विश्व का सबसे गहरा झील बैकाल झील है, जो कि रूस में है। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को जोड़ती है। अडू प्रवाल द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। ओजोन परत मुख्यतः 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर संताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की किरणों से आ रही अल्ट्रावायलेट विकिरण का अवशोषण कर मानव की रक्षा करती है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया और यह प्रभावी 1 जनवरी 1989 से हुआ। साफ रात बादलों वाली रातों की अपेक्षा विकिरण के कारण अधिक ठंडा रहता है। गरजता 40 50 और चिखने वाली 60 पौने दक्षिणी गोलार्ध में समुद्र के ऊपर चलती है। पृथ्वी पर घने वन विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। टैका के कुंधारी वन प्रदेशों में विकसित होने वाली मुख्य मृदा पॉडजोल है। पॉडजोल मिट्टी अम्लीय मिट्टी है। संयुक्त राज्य अमेरिका मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है। त्रिवार्ती के अनुसार भारत को उपोष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु के अंतर्गत रखा गया है। कोशिका सबसे अधिक चिकनी मिट्टी में प्रभावशाली होती है। कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली कहाँ होती है? तो चिकनी मिट्टी में। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें इसे सुधार करने के विशेष उपाय किए जाते हैं। टेराकोटा का प्रारूपिक विकास चूना पत्थर एवं डोलोमाइट वाली चट्टानों के अक्षय से होता है। पिग्मी जनजाति अफ्रीका की मूल जनजाति है। यह कांगो बेसिन में निवास करती है। एस्किमो जनजाति कनाडा एवं ग्रीनलैंड के टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। यह बर्फ से बने घर इग्लू में रहती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में पाया जाता है। बद्दू जनजाति जो है सऊदी अरब में निवास करती है। आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। मसाई जनजाति केन्या में निवास करती है। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में निवास करती है। चीन, मंगोलिया एवं जापान में मंगोलॉयड प्रजाति पाए जाते हैं। चीन में ऊन तिब्बती एंटीलोप अथवा चीरू के बालों से तैयार किया जाता है। चीन रेशम का जन्मभूमि है। विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश चीन है। विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन ईरान में होता है। विश्व में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन चीन करता है। बिटुमिनस 45 से 70% कार्बन इसमें पाया जाता है। एक सामान्य प्रकार का कोयला है। एंथ्रासाइट कोयला सबसे बेहतर कोयला है और इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होता है। एंथ्रासाइट हार्ड कोयला है। इसका सबसे अधिक संचित भंडार चीन के पास है। कोयला के उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर है। क्रावी, क्रेमनचुक, बिलोजेरका, मारियोपोल और केर्च यूक्रेन का विश्व प्रसिद्ध लौह अयस्क भंडार है। लिमोनाइट लोहे का अयस्क है। ब्राज़ील का मिनास गिरास प्रांत लौह अयस्क के भंडार है। विश्व में सबसे अधिक सोना उत्पादन चीन में होती है। सबसे अधिक सोना का भंडार यूएसए के पास है। कुलगाड़ी ऑस्ट्रेलिया में सोना का खनन किया जाता है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका सोना और हीरा खान के लिए प्रसिद्ध है। घाना तट पर सोना के समृद्ध प्रेशर जमाव पाए जाते हैं। एल्युमिनियम का उत्पादन विश्व में सबसे अधिक चीन में होता है। बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। विश्व में प्राप्त होने वाली टीन मुख्य रूप से प्लेसर निक्षेपों में पाए जाते हैं। कच्चे तेल का भंडार सबसे ज़्यादा विश्व में वेनेजुएला में पाया जाता है। रेडियम पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है। विश्व में सबसे अधिक यूरेनियम का उत्पादन कजाकिस्तान में होता है। ट्रांस साइबेरियन रेलमार्ग विश्व का सबसे लंबा रेलमार्ग है, जो कि 9,289 किलोमीटर लंबा है। सैंटोस को विश्व का कहवा पतन के लिए जाना जाता है, जो कि ब्राज़ील में है। वेरिटास नासा का शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए नवीन मिशन है, जो 2028 से 30 के मध्य प्रारंभ किया जाएगा।
एस्कर्ड लंबे संकरे कारक होते हैं जो हिमानी क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ड्रमलिन हिमनद के निक्षेपों द्वारा निर्मित होते हैं, उल्टे नौका या कटे हुए उल्टे अंडे की तरह होते हैं। पर्यावरण का निर्माण जैविक एवं अजैविक संगठन से होता है। 40 डिग्री से अधिक तापमान यदि मैदानी क्षेत्रों में होता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र संघ का कन्वेंशन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी से है। सेमांग निग्रिटो प्रजाति का आदिवासी है। सेमांग जो है वो निग्रिटो प्रजाति का आदिवासी है। अधिक वर्षा वाले पहाड़ी क्षेत्रों में निक्षालन की क्रिया होती है। एक बरसाती दिन में शुष्क बल्ब तापमापी आर्द्र बल्ब तापमापी की तुलना में ज़्यादा माप दर्शाता है। जापान में मछलियाँ बड़े पैमाने पर पकड़ी जाती हैं। ब्राज़ील विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है। यह कॉफ़ी के बागानों को यहाँ फजेंडा कहा जाता है। रूस के शाखा गणराज्य को आइमाकोन गांव को विश्व का सबसे ठंडा स्थायी स्थान माना जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जाड़े में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र रसीले फलों के लिए विख्यात है। फर्डिनेंड मैगलन ने पुर्तगाल की खोज की। भगवान महावीर अभयारण्य गोवा के मोलेम शहर में स्थित है। वायुमंडल अपनी अधिकतम ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सर्वप्रमुख स्रोत सूर्य है। 22 अप्रैल को मनाए जाने वाले विश्व पृथ्वी दिवस का संबंध वातावरण से संबंधित जन जागरूकता से है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। पर्वतीय क्षेत्र में पक्षियों की अधिकाधिक प्रजातियां चीड़ के जंगल में निवास करती है। राष्ट्रीय उद्यान में संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत का प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में 1936 में स्थापित किया गया। रॉयल बंगाल टाइगर को 18 नवंबर 1972 को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुआ। प्रथम टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जून 2025 के अनुसार भारत का 58वां टाइगर रिजर्व माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि मध्य प्रदेश में है। भारत में वर्तमान में जून 2025 तक 106 नेशनल पार्क हैं। डालमेटियन तट कार्ड्स स्थलाकृति है। यह क्रोएशिया में एड्रियाटिक सागर के किनारे स्थित है। डिगबोई रिफाइनरी की स्थापना असम ऑयल कंपनी द्वारा किया गया था। वर्तमान में IOCL के अधीन है। भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कारखाना जामनगर गुजरात में स्थित है। यह निजी क्षेत्र रिलायंस की कंपनी है। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी कोच्चि केरल रिफाइनरी है। यह BPCL द्वारा प्रबंधित है। भद्रावती इस्पात कारखाना विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट की स्थापना 18 जनवरी 1923 को मैसूर आयरन वर्क्स के रूप में किया गया था। भद्रावती इस्पात कारखाना भद्रावती कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1989 में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अधीन भद्रावती इस्पात कारखाना को कर लिया गया। सेल की स्थापना स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना 24 जनवरी 1973 ईस्वी में हुआ था। दमदमा झील, बड़कल झील, सूरजकुंड सभी हरियाणा में स्थित है। सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। जमशेदपुर खरकई और स्वर्णरेखा नदी के संगम पर स्थित है। टाटा एंड आयरन स्टील कंपनी को पानी की आपूर्ति स्वर्णरेखा नदी से होती है। तो दोस्तों, SDM राहुल सिन्हा सर की प्रीलिम्स बूस्टर में जो ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण डिस्कशन थे उसको हमने पूरा इस वीडियो में कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा ये सेशन ज़रूर कमेंट करिएगा और सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू।